आपको जो चीजें पढ़नी है, आज जो टॉपिक आपका स्टार्ट होना है, इस टॉपिक का नाम क्या है साथियों? इस टॉपिक का नाम है मौर्योत्तर काल। क्या नाम है भैया? मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका प्यारा सा, ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है मौर्योत्तर काल। ठीक है, अब ये जो मौर्योत्तर काल आप देखने जा रहे हैं, मौर्योत्तर काल का मतलब क्या हो गया भाई? मौर्योत्तर काल का मतलब है कि मौर्य वंश के बाद का टाइम पीरियड। ठीक है, मौर्योत्तर काल का मतलब क्या है भैया? ठीक है ना, मौर्योत्तर काल का मतलब हो गया मौर्य काल के बाद का टाइम पीरियड। ठीक है ना, मतलब पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्या भैया? पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है, तो पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात करनी है। ठीक है, मौर्य वंश के बाद क्या कुछ है? ठीक है, मौर्य वंश मतलब मौर्य एम्पायर मींस कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य पढ़कर खत्म किया है। मौर्य साम्राज्य का जब डिक्लाइन हो गया, मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया, तो उसके बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज आई और क्या कुछ चीजें हैं, वही आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है एक्चुअली में? मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि भैया दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो उत्तर भारत की स्थिति अलग हो गई, मतलब नॉर्थ इंडिया की स्थिति अलग हो गई, और साथियों दक्षिण भारत की स्थिति अर्थात साउथ इंडिया की स्थिति अलग हो गई। ठीक है ना, दोनों की स्थितियां, दोनों की जो पॉलिटिक्स है वो अलग अलग हो गई। ठीक है ना, और किस प्रकार अलग हुई? अलग इस वजह से हुई कि हम देखेंगे कि मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, मौर्य एम्पायर के खात्मे के बाद नॉर्थ इंडिया में एक तो शुंग वंश आया। ठीक है ना, शुंग वंश आया है ना, और शुंग वंश के जस्ट बाद, ठीक है, एक तो शुंग वंश आया, पहले शुंग डायनेस्टी आई, और इसके जस्ट बाद कौन आए? कण्व वंश आया। कौन आया? कण्व वंश आया। ठीक है, कण्व वंश आया। ठीक है, कण्व वंश आया। ठीक है, कण्व वंश आया, कण्व डायनेस्टी आई। और इधर अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो साउथ इंडिया में साथियों मौर्य एम्पायर के खत्म होने के बाद सातवाहन वंश आया। कौन सा आया? सातवाहन वंश आया। ठीक है, सातवाहन वंश जिसे आंध्र सातवाहन भी कहा गया है। ठीक है ना, जिसे आंध्र सातवाहन भी कहा गया है। ठीक है ना, हाँ, सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में बिठानी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? तो एकदम दिक्कत की बात नहीं है कि आप देख रहे हैं कि भैया इधर हमने कहा कि जब मौर्य एम्पायर खत्म हुआ, जब मौर्य एम्पायर खत्म हुआ तो नॉर्थ इंडिया में पहले शुंग डायनेस्टी आई और फिर कण्व डायनेस्टी आई। पहले शुंग डायनेस्टी आई, फिर कण्व डायनेस्टी आई, लेकिन साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सातवाहन वंश आया, सातवाहन डायनेस्टी आई। ठीक बात है। अब इसमें एक चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है कि भैया नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हु वाज द, ठीक है, सक्सेसर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर, ठीक है ना, हाँ जी, तो मौर्य एम्पायर का, मौर्य साम्राज्य का, ठीक है, जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? मौर्यों के बाद किसकी हुकूमत आई? ठीक है, या मगध पर मौर्यों के बाद किसका शासन हुआ? तो आफ्टर मौर्यंस, ठीक है ना, आफ्टर मौर्यंस। ठीक है ना, तो आफ्टर मौर्यंस की अगर बात करें, मौर्यों के बाद की बात करें, मौर्य वंश के बाद की बात करें, तो कौन आए हैं? शुंग आए। तो जब भी आपसे कहेगा कि आफ्टर मौर्यंस हु बिकेम द रूलर इन मगध, ठीक है, या मौर्यों के बाद मगध का शासक कौन हुआ, या मौर्यों के बाद कौन, किसका शासन हुआ भारत पर, उत्तर भारत पर, तो आप शुंग वंश बताएंगे। सामान्यतः पूछेगा, जनरली कहेगा कि आफ्टर मौर्यंस बताइए, तब भी आप शुंग वंश बताएंगे, और नॉर्थ इंडिया लगाकर पूछेगा तब भी आप शुंग वंश बताएंगे, शुंग डायनेस्टी बताएंगे। बट जैसे ही आपसे पूछे कि साउथ इंडिया के बारे में बताइए, ठीक है ना, हाँ जी भैया, अरे साउथ इंडिया के बारे में बताइए, तो साउथ इंडिया के बारे में आते ही आप सातवाहन बताएंगे। ठीक है ना, कि भैया सातवाहन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि मौर्यों के बाद साउथ इंडिया में, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली कौन हुए? ठीक है ना, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली कौन हुए? तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली यही हुए। ठीक है, हाँ जी, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली यही हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट इज आता है क्या कि मौर्यों के बाद, ठीक है, मौर्यों के बाद, ठीक है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली कौन हुए? ठीक है, सबसे शक्तिशाली वंश, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली वंश। ठीक है, हाँ जी, तो मतलब कह सकते हैं कि सीधी सीधी बात कि मोस्ट पावरफुल। अब आइए जरा देख लेते हैं कि भैया जो मौर्य एम्पायर है, ठीक है, मतलब मौर्य एम्पायर के बाद आए हुए आपके ये, ठीक है, कौन है? शुंग डायनेस्टी है, इसके बारे में। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे अब। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल जो है, पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है, इसमें नॉर्थ इंडिया में शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी है, और साउथ इंडिया में सातवाहन डायनेस्टी है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई शुंग डायनेस्टी के बारे में, किसके बारे में? सबसे पहले शुंग वंश के बारे में बात करेंगे हम। शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश के बारे में सबसे पहले बात कर ली जाए। अब शुंग वंश के बारे में क्या बात करेंगे, ये जरा ध्यान दीजिएगा। शुंग वंश या शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी में इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि भैया शुंग डायनेस्टी जो है, ठीक है, शुंग डायनेस्टी जो है, इस शुंग डायनेस्टी में, इस शुंग डायनेस्टी में, है ना, सबसे पहले हमें देखना है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी की स्रोत, जानकारी कहां से प्राप्त होती है? ठीक है, जानकारी के स्रोत हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, जानकारी के स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले वही डिस्कस कर लेते हैं, सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि भैया क्या जानकारी के स्रोत है। ठीक है ना, क्या जानकारी के स्रोत है। ठीक, अच्छा, अब इसमें भी एक एक करके बताते चले आपसे कि जैसे जानकारी के जो स्रोत है, इसमें एक है मिलिंद पन्नो। कौन कौन सी किताबें हैं? मिलिंद पन्नो है। ठीक है, मिलिंद पन्नो के बारे में भी है ना, यहाँ पर मेंशन करेंगे और चीजें कि क्या कुछ चीजें इसके बारे में है। मिलिंद पन्नो, एक मिलिंद पन्नो होगी। इसी प्रकार से भाई आप देखेंगे कि एक किताब होगी मिलिंद पन्नो, तो है ही है, ऐसी और भी किताबें हैं जिसमें से एक आप देख सकते हैं, एक है महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। ठीक है, मिलिंद पन्नो के समय में ही लिखी गई महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य, महाभाष्य मिलिंद पन्नो के समय में लिखी, मतलब उसी समय में लिखी गई महाभाष्य। और एक काफी इंपॉर्टेंट है इसी में, अयोध्या अभिलेख। क्या है? अयोध्या अभिलेख। ठीक है, क्या? अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख। ठीक है, अयोध्या अभिलेख मींस अयोध्या इंस्क्रिप्शन, अयोध्या इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अयोध्या इंस्क्रिप्शंस। ठीक, अयोध्या इंस्क्रिप्शन। ठीक, तो एक ये भी है। ठीक, अयोध्या में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो भी इसी काल का है। अयोध्या में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो भी इसी काल का है। ठीक है, तो इससे क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, ये भी इसके आसपास में लिखा जाएगा, तो थोड़ा स्पेस छोड़े रहिएगा, यानी कि पूरा स्पेस आप खत्म कर देंगे लिखने में। ठीक है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अयोध्या इंस्क्रिप्शन। इसी प्रकार से और आपको देखने को मिलेगा माल विकाग्नि मित्रम। क्या भैया? एक बुक है माल विकाग्नि मित्रम, माल विकाग्नि मित्रम। ठीक है, माल विकाग्नि मित्रम में क्या है ये भी देखेंगे। माल विकाग्नि मित्रम, माल विकाग्नि मित्रम। ठीक है, माल विकाग्नि मित्रम। ठीक है, ये भी देखेंगे। और इसी प्रकार से एक है गार्गी संहिता। क्या है भैया? गार्गी संहिता, गार्गी संहिता नाम की एक बुक है, गार्गी संहिता। ठीक है, गार्गी संहिता। ठीक है, गार्गी संहिता, तो गार्गी संहिता भी देख लिया जाए। ठीक है, और एक है गार्गी संहिता हो गया। ठीक है, गार्गी संहिता के साथ साथ एक भरहुत का स्तूप भी है। भरहुत के स्तूप के बारे में बहुत ऐसे विस्तार की जरूरत नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, जानते रहेंगे तो ठीक रहेगा। भरहुत स्तूप, क्या? भरहुत स्तूप, भरहुत स्तूप। ठीक है, भरहुत स्तूप। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, भरहुत स्तूप। ठीक है, तो एक एक करके इन सबके बारे में जानना है। ठीक, चलिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलिए तो देखा जाए।
जानकारी के स्रोत मींस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सुंग डायनेस्टी है, जो सुंग वंश है, इसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है, कैसे हमें पता चलता है कि सुंग वंश में क्या था, कैसे चीजें थी और किस प्रकार से जानकारी मिलेगी, वो सारी बातें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, कि अलग अलग सोर्सेस में। जिसमें से सबसे पहले हम मिलिंद पन्नू की बात करेंगे। तो मिलिंद पन्नू जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मिलिंद पन्नू साथियों लिखी गई थी नागसेन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? इसको लिखने वाले जो लेखक है वो कौन है? ये नागसेन। इसको लिखने वाले लेखक कौन है? इसको लिखने वाले लेखक जो है वो नागसेन, ठीक है, नागसेन के द्वारा इसको लिखा गया, ठीक है। और इसे किस भाषा में लिखा गया? तो भाषा की बात करें तो दोस्तों इसको पाली भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में, ठीक है ना, पाली भाषा में, ठीक है, इन पाली लैंग्वेज, ठीक है। तो किस भाषा में लिखा गया? इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया, ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया, ठीक। इसी प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है, कि मिलिंद पन्नू जो है ये है क्या? तो ये एक बौद्ध लेशन है, मतलब कह सकते हैं कि अबौद्ध लेशन, ठीक है, अबौद्ध लेशन मतलब यह एक बौद्ध पाठ है। क्या है ये एक बौद्ध पाठ है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। क्या पूछा जाता है? यही एज इट इज कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाई मिलिंद पन्नू क्या है? क्वेश्चन सीधा क्या आया? मिलिंद पन्नू क्या है? तो आंसर क्या था? एक बौद्ध पाठ, ठीक है ना। मिलिंद पन्नू क्या है? तो एक बौद्ध पाठ है, एक बौद्ध लेशन है। मींस मिलिंद पन्नू एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ा जाए तो बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा लेशन समझ में आता है, एक बहुत बड़ा पाठ है जो पता चलता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से मिलिंद पन्नू की लैंग्वेज पूछी जाती है कि मिलिंद पन्नू किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो भैया पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। किसने लिखी है? नागसेन ने लिखी है, ठीक है ना, नागसेन ने लिखी। और ये है मिलिंद पन्नू में किसके बारे में लिखा गया है? तो ये एक कम्युनिकेशन है, मतलब इसमें कम्युनिकेशन बिटवीन कह सकते हैं कि दो लोग हैं जिनके बीच में बातचीत हुई और उसी बात को इसमें लिखा गया, ठीक है। किसके किसके बीच? नागसेन नागसेन तथा राजा मिलिंद, राजा मिलिंद के बीच जो बातचीत हुई, राजा मिलिंद के बीच, ठीक है, जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, वो इसमें लिखा हुआ। दरअसल में कहते हैं कि एक बौद्ध भिक्षु थे जिसका नाम था नागसेन। एक बौद्ध भिक्षु है, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था नागसेन। एक बार राजा मिलिंद कौन है? एक्चुअली में एक राजा है जिनका नाम मिनांडर है, ठीक है ना, जिनका नाम जो है मिनांडर है, ठीक है। तो जो राजा मिनांडर है, राजा मिनांडर के द्वारा नागसेन को अपने दरबार में बुलाया गया और राजा मिनांडर और नागसेन के बीच में जो बौद्ध धर्म को लेकर, बौद्ध रिलीजन को लेकर जो डिस्कशन हुआ, उसी डिस्कशन को इसमें लिखा गया, ठीक है ना। तो नागसेन और मिलिंद के बीच, नागसेन बौद्ध भिक्षु है और मिलिंद जो है राजा है, दोनों के बीच में जो बौद्ध धर्म को लेकर डिस्कशन हुआ वही इस बुक में लिखा गया, ठीक है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि तो मिलिंद पन्नू एक फेमस बुक है जो कि सुंगा डायनेस्टी के टाइम में नागसेन, सुंगा डायनेस्टी जिस समय सुंगा, एक्चुअली में ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सुंगा डायनेस्टी है, इंडिया में सुंगा डायनेस्टी थी उस टाइम पर, और आज जहां पर पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है उस एरिया में इंडो ग्रीक रूलर हुआ करते थे, ठीक है ना। ऐसे समझिए कि भाई जैसे आपके दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि आज इंडिया में सुंग डायनेस्टी हुआ करती थी, सुंग वंश हुआ करता था, और जिस समय यहाँ पर सुंग वंश था, सुंग डायनेस्टी थी, जिस समय यहाँ पर सुंग वंश था, सुंग डायनेस्टी थी, उसी टाइम पर, सेम टाइम पर यहाँ पर इस वाले एरिया में, ठीक है, क्या हुआ करते थे? यहाँ पर इंडो ग्रीक रूलर हुआ करते थे, इंडो ग्रीक, ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर थे, ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर। और ये जो इंडो ग्रीक रूलर है, ये जो इंडो ग्रीक रूलर है और ये जो सुंग डायनेस्टी के रूलर है, इन दोनों के बीच में क्या थी? दुश्मनी थी। ये एक दूसरे के दुश्मन थे, ये एक दूसरे के दुश्मन थे, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि यही का शासक है मिनांडर, यही का शासक है मिनांडर, ठीक है, यही का शासक है मिनांडर, ठीक। और सुंग डायनेस्टी का रूलर उस टाइम पर था पुष्यमित्र सुंग, कौन भैया? पुष्यमित्र सुंग। वैसे इन दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग और मिनांडर के बीच में युद्ध भी हुआ, पुष्यमित्र सुंग और मिनांडर के बीच में युद्ध भी हुआ है, ठीक है, यह भी ध्यान देंगे, ठीक है। और इसने इसको डिफीट भी किया है, ठीक है ना, इसने इसको डिफीट भी किया है, ठीक है ना। अरे तो भैया इधर से तीर चला इधर की तरफ, ठीक है ना, हराया, डिफीट किया, ठीक है ना, डिफीट किया है, ठीक है। ये भी अब ये इसलिए यहाँ पर बता दिया ताकि आपके दिमाग में रहे कि जिस टाइम पर भारत में सुंगा डायनेस्टी है, सुंग वंश है, उस टाइम पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है वहां के ज्यादातर एरिया को कवर करता हुआ इंडो ग्रीक एम्पायर है, और उस इंडो ग्रीक एम्पायर का रूलर है मिनांडर, और मिनांडर और पुष्यमित्र सुंग की आपस में दुश्मनी है, और इन दोनों का जो युद्ध हुआ है उसमें पुष्यमित्र सुंग की जीत हुई, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके अगर इसी समय इस मिनांडर से मुलाकात होती है, इसी समय इस मिनांडर से मुलाकात होती है किसकी? नागसेन से, ठीक है ना, नागसेन, ठीक है। तो इसका नागसेन से क्या हुआ? नागसेन से इसका संवाद हुआ, नागसेन से संवाद हुआ मतलब बातचीत हुई, ठीक है ना, नागसेन से संवाद हुआ मतलब बातचीत हुई, मतलब कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन विद नागसेन, ठीक है। किसकी भैया? तो कम्युनिकेशन विद नागसेन, मिनांडर की नागसेन से बातचीत हुई, और जो बातचीत हुई है ना, जो बातचीत हुई, इसी बातचीत को जिस किताब में, जिस बुक में लिखा गया, इसी बुक का नाम क्या है? इसी बुक का नाम है मिलिंद पन्नू, इसी बुक का नाम क्या है? मिलिंद पन्नू, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा। अब इसका नाम मिलिंद पन्नू क्यों है? इसका नाम मिलिंद पन्नू क्यों है? इस युद्ध का कोई नाम नहीं दिया जाता है ना। इसका नाम मिलिंद पन्नू क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए एक शब्द आ रहा है मिलिंद, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इसमें ये जो मिलिंद शब्द आ रहा है, ये मिलिंद कौन है? इसमें जो ये मिलिंद नागसेन का इन्होंने, इसमें जो ये मिलिंद शब्द आपको दिखा है, ठीक है, इसमें से मिलिंद वर्ड को बाहर निकाल लीजिए, इसमें से मिलिंद शब्द को बाहर निकाल लीजिए, तो ये कौन है मिलिंद? तो भैया ये मिलिंद जो है ये नागसेन ही है, सॉरी मिनांडर ही है, ठीक है, मिनांडर का ही दूसरा नाम है, मिनांडर का ही दूसरा नाम है, मिनांडर का ही दूसरा नाम है। ये बात है, समझ गए होंगे आप, ठीक है, ठीक है। तो पुष्यमित्र सुंग ने मिनांडर को हराया था, ठीक है, और मिनांडर की नागसेन से जो बातचीत हुई उसे मिलिंद पन्नू में लिखा गया, ठीक है। इसमें मिलिंद पन्नू में जो मिलिंद है वो मिनांडर है, राजा, ठीक है। चलिए महाभाष्य की बात करें तो महाभाष्य जो है, ठीक है, ये महाभाष्य के लेखक कौन थे पता है? महाभाष्य को पतंजलि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा भैया? महाभाष्य को पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। महाभाष्य किसने लिखा था? इसको लिखा था पतंजलि, ठीक है, पतंजलि ने इसको लिखा था, ठीक है, पतंजलि द्वारा इसको लिखा गया, पतंजलि के द्वारा इसको लिखा गया, ठीक है। अच्छा भैया अयोध्या अभिलेख पर आते हैं, ये महाभाष्य वाला मामला जरा क्लियर कर लेते हैं, फिर हम अयोध्या अभिलेख पर आते हैं, ठीक है। पहली क्लास में बताया था, जब मौर्य एम्पायर शुरू किया था तभी बताया था कि मौर्य एम्पायर के सारे रूलर बता रहे थे, तभी हमने बताया था कि मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था बृहद्रथ, उसका मंत्री था, उसका मिनिस्टर था पुष्यमित्र सुंग, और पुष्यमित्र सुंग ने क्या किया था? बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, और उसकी हत्या करके, ठीक है, एक नई डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था, एक नए एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था, जिसे सुंग एम्पायर या सुंग डायनेस्टी कहा गया, ठीक है। चलिए जरा महाभाष्य के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
महाभाष्य के ऊपर डिस्कस करेंगे तो एक चीज समझनी पड़ेगी उसके लिए, वो ये कि भाई एक पहले तो आपने नाम शायद सुना हो, क्या नाम था उनका, पाणिनि, ठीक है। पाणिनि ने एक बुक लिखी अष्टाध्यायी, पाणिनि ने एक बुक लिखी अष्टाध्यायी, ठीक है ना। पाणिनि के द्वारा एक बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, ठीक है, जो कि ग्रामर की बुक है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं उसको, फिर इस पर हम आएंगे। फर्स्ट बुक ऑफ ग्रामर, ठीक है ना, फर्स्ट बुक ऑफ ग्रामर, तो ग्रामर की पहली किताब, ठीक है ना, व्याकरण की पहली किताब, व्याकरण की पहली किताब, व्याकरण की पहली किताब, ठीक। अब इसमें दो चीजें आपको बताना चाहूंगा, एक तो भाई संस्कृत व्याकरण की पहली किताब, ठीक है, संस्कृत व्याकरण की पहली किताब, एक तमिल व्याकरण की पहली किताब, ठीक है ना। तो दोनों देख लेते हैं, संस्कृत व्याकरण और तमिल व्याकरण, ठीक है, की पहली किताब। इसमें हम क्या देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण और तमिल व्याकरण में, ठीक है, संस्कृत व्याकरण की जो पहली किताब है इसका नाम है अष्टाध्यायी, क्या नाम है इसका नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है। तो संस्कृत व्याकरण की जो पहली किताब थी उसका नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है। और तमिल व्याकरण की जो पहली किताब है इसका नाम था तुलकाप्पियम, क्या नाम था ये, तुलकाप्पियम, क्या नाम था, तुलकाप्पियम, ठीक है, तुलकाप्पियम, ठीक है, तुलकाप्पियम। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है भैया पाणिनि ने, ठीक है, किसने लिखा है, पाणिनि ने, ठीक है। तो पाणिनि के द्वारा ये लिखा गया है, पाणिनि, ठीक है। इसको किसने लिखा है दोस्त, इसको लिखा है तुलकाप्पियम ने, ठीक है, इसको तुलकाप्पियम ने लिखा, ठीक है, तुलकाप्पियम, ठीक है, तुलकाप्पियम, ठीक है। तो इसको तुलकाप्पियम के द्वारा लिखा गया, तुलकाप्पियम के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। अब इसमें है क्या कि आप देखेंगे कि जैसे ये जो अष्टाध्यायी है, ये जो अष्टाध्यायी है इस अष्टाध्यायी के ऊपर ही, ठीक है, ये जो अष्टाध्यायी है इस अष्टाध्यायी के ऊपर, ठीक है, अष्टाध्यायी जो बुक है इस अष्टाध्यायी बुक को बेस मानकर एक बुक लिखी गई। हाँ बिल्कुल, नहीं तबियत ठीक है, थोड़ा सर्दी है, ठीक हो जाएगी, भी लोगों की तबियत बहुत तेजी से खराब हो रही है, तो शायद उसी का असर है, ठीक है। चलिए तो देखेंगे, तो अष्टाध्यायी जो बुक है साथियों, ठीक है, जो अष्टाध्यायी बुक है इसी अष्टाध्यायी बुक के ऊपर एक टीका लिखी गई, ठीक है, अष्टाध्यायी बुक पर टीका, ठीक है ना। मतलब यूं समझ लीजिए कि जो अष्टाध्यायी बुक है इसी बुक पर एक कमेंट्री है, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी बुक को पहले पतंजलि, एक व्यक्ति है जिनका नाम है पतंजलि, पतंजलि ने क्या किया, अष्टाध्यायी बुक को पढ़ा, ऐसे समझिएगा, पतंजलि ने क्या किया कि अष्टाध्यायी बुक को पढ़ा, फिर इस बुक को पढ़कर इसी के आधार पर अपनी तरफ से कुछ चीजों को ऐड करके एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है महाभाष्य, क्या नाम है, महाभाष्य, ठीक है। तो महाभाष्य क्या है, महाभाष्य क्या है भैया, महाभाष्य एक बुक है, महाभाष्य है ना, एक फेमस बुक है विच इज बेस्ड ऑन अष्टाध्यायी, ठीक है ना। महाभाष्य जो बुक है ये अष्टाध्यायी बुक पर ही आधारित है, बेस्ड है, इसी वजह से कह रहे हैं कि अष्टाध्यायी पर टीका है। हिंदी में कहेंगे कि महाभाष्य अष्टाध्यायी पर एक टीका है, इंग्लिश में कहेंगे कि महाभाष्य इज अ कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी, या कह सकते हैं कि महाभाष्य बेस्ड ऑन अष्टाध्यायी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो बुक लिखी गई, ये जो बुक लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई, तो ये भैया लिखी गई पतंजलि के द्वारा, किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा इसको लिखा गया, पतंजलि के द्वारा इसको लिखा गया। अब यहां से एक बात तो क्लियर है कि भाई अगर अष्टाध्यायी व्याकरण की किताब है, ठीक है, संस्कृत ग्रामर की बुक है, तो महाभाष्य भी संस्कृत ग्रामर की बुक है, ठीक है ना। हाँ ठीक सिंपल है कि अगर अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की किताब है तो अष्टाध्यायी के बेस पर ही लिखी गई महाभाष्य भी तो संस्कृत व्याकरण की किताब हुई, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर हम समझाना चाह रहे थे, जो आप समझ गए। और ये पतंजलि कौन है भैया, तो पतंजलि, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि भाई ये चीज सीधा सीधा कि महाभाष्य क्या है, ये भी व्याकरण की बुक है, ठीक है, ये भी संस्कृत व्याकरण की बुक है, ठीक है। एक तो ये ध्यान देना है कि यह भी संस्कृत व्याकरण की बुक है, ये भी संस्कृत ग्रामर की ही किताब है, एक बात ये दिमाग में रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है जो अभी आगे इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए, वो ये कि ये जो पतंजलि है ये कौन है, पतंजलि कौन है, तो पतंजलि भैया ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। इसका मतलब पुष्यमित्र शुंग के लिए जो भी अश्वमेध यज्ञ होते हैं, जो भी और भी पूजा पाठ के काम होते हैं वो ये कराते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो कह सकते हैं कि प्रिएस्ट ऑफ पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, प्रिएस्ट ऑफ पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। तो कौन है भैया पतंजलि, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। आकाश बेटा, अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड। देखो जिसको समझ में ना आए, इतनी मेहनत के बाद भी जिसको समझ में ना आए, दो काम कर सकते हैं आप। पहला काम, ठीक है, इतनी मेहनत से पढ़ाने के बाद अगर ना समझ में आए तो दो काम आप कर सकते हैं कि एक तो इतनी कंप्लेंट भेज दीजिए कि मैं ये संस्थान जो छोड़ दूं, ठीक है, पढ़ाना छोड़ दूं, ठीक है। दूसरा डॉक्टर के पास चले जाइए, ठीक है, हाँ सीधी बात है। अगर समझ में ना आए तो दो काम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा काम भी है कि समझने का प्रयास कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। बाकी ठीक है, चलिए ठीक, तो क्लियर कट बात है। आइए वापस से इस पर आते हैं, ठीक है। महाभाष्य वाला मामला हो गया, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, अयोध्या अभिलेख, ठीक है। अयोध्या अभिलेख की बात करें, अयोध्या अभिलेख को लिखवाया था किसने पता है, इसको धनदेव ने लिखवाया था, धनदेव, ठीक है, धनदेव के द्वारा इसको लिखवाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा भैया, धनदेव के द्वारा इसको लिखवाया गया था, ठीक है। धनदेव कौन था पता है, धनदेव जो है ये पुष्यमित्र शुंग जो है उसके पुरोहित है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो भैया एकदम बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि अयोध्या अभिलेख जो है ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा है ना, जो जिसे अपना सॉरी राज्यपाल बनाया गया वो धनदेव था, ठीक है ना। ये कौन है, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल, पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल, ठीक है। तो ये पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था, ठीक है, मतलब गवर्नर ऑफ पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। चलिए नहीं महाभाष्य पतंजलि पुरोहित थे, धनदेव पुरोहित नहीं थे, धनदेव राज्यपाल थे, ठीक है। आइए अब देखिए तो पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल थे, मतलब क्या थे, गवर्नर थे, ठीक है। अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ये जो पतंजलि है, पतंजलि देखिए एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर पतंजलि की बात करें, ठीक है ना, ठीक है, पतंजलि की अगर बात करें तो पतंजलि जो है वो पुरोहित है। अब जिस बच्चे ने कहा था अभी कि समझ में नहीं आ रहा, वही बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर सारी क्लास समझ में आती है, आप प्लीज सीरियस ना लें। तो बेटा तुमने ये कमेंट किसने किया था, तुम्हें इस बात, ऐसे बच्चों के लिए दुआएं नहीं निकलती, ऐसे बच्चों के। चलिए अयोध्या अभिलेख की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर ऑफ पुष्यमित्र शुंग कौन था भैया, धनदेव। इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, इस अभिलेख में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि भैया पतंजलि जो है, ये जो पतंजलि है, इन्होंने
पुष्यमित्र सूक्त के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है ना, अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, याद करिए कि अगर आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में याद हो, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ अगर बात करें, अश्वमेध यज्ञ की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ की अगर बात करें तो यह एक ऐसा यज्ञ होता है जो कि साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ जो है ये एक ऐसा यज्ञ होता है जो साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता है। ठीक है ना, हाँ जी, तो बिल्कुल याद रखना है, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है, किया जाने वाला, के लिए किया जाने वाला यज्ञ, ठीक है, किया जाने वाला। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है कि फॉर एम्पायर एक्सपेंशन, ठीक है ना, एक लिखा हुआ है अश्व, दूसरा लिखा है मेघ, ठीक है ना, तो होता यह है इस यज्ञ में कि एक अश्व मतलब एक घोड़ा, एक हॉर्स छोड़ दिया जाता है, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और बिना रोक टोक के ये घोड़ा जहां तक जाता है, बिना रोक टोक के ये घोड़ा जहां तक जाता है वहां तक का पूरा साम्राज्य, पूरा एरिया इस यज्ञ को करने वाले राजा का हो जाता है। ठीक है ना, हाँ जी। अब इसी के बारे में बताया गया है कि भैया पुष्यमित्र शुंग जो है ना, ये पहला ऐसा शासक हुआ, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, ये पहला ऐसा शासक हुआ जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। और किसने कितने किए थे भाई, फटाफट लिख लेते हैं। सातकर्णी प्रथम, ठीक है, सातकर्णी फर्स्ट, ठीक है, इसने भी 2 किए। इसके बाद और अगर आप देखें समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त की अगर बात करें, समुद्रगुप्त, इसने भी 2 किए, ठीक है, इसने भी 2 किए। इसके बाद हम इसी तरह से बात करें कि एक है आदित्य सेन, आदित्य सेन नाम के एक राजा हुए, इन्होंने 3 किए, आदित्य सेन। और एक ऐसे ही प्रवर सेन नाम के राजा हुए, प्रवर सेन, इन्होंने 4 किए, प्रवर सेन। ठीक, अब इसमें पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है, ये किसके द्वारा करवाए गए? ये जो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है ना, हाँ जी, ये करवाए थे पतंजलि ने। इसको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, याद करना है आपको, पतंजलि, ठीक है, तो किसने कराए थे भैया? पतंजलि ने करवाए। ठीक है, और यह बात कहाँ लिखी मिलती है कि पतंजलि ने ये दोनों अश्वमेध कराए भैया, ठीक है, हाँ, पतंजलि ने ये दोनों अश्वमेध यज्ञ कराए। इसको पहले भी बताया था आपको, लेकिन दोबारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये वाला पॉइंट बता सकूं कि पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे वो पतंजलि, भाई यज्ञ करेंगे तो कोई पूजा पाठ कराने वाला पुरोहित तो चाहिए, कोई तो पंडित जी चाहिए, ठीक है, कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूजा कराए, कोई ऐसा ब्राह्मण चाहिए ना, तो वो किसने कराया था? पतंजलि ने कराया था। और ये जानकारी कहाँ मिलती है? ठीक है, तो ये जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख में। ठीक है, ये जानकारी कहाँ मिलती है? ये जानकारी साथियों अयोध्या अभिलेख में मिलती है। कहाँ पर? अयोध्या अभिलेख में मिलती है। ठीक है भैया, अयोध्या अभिलेख में जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है। ठीक है, अयोध्या अभिलेख में ये जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है। ठीक बात है। ठीक है, अब वापस इस पे लौटते हैं। तो अयोध्या अभिलेख के बारे में वहां पर आपको बता दिया, अयोध्या अभिलेख के बारे में, ठीक है ना, ठीक है, अयोध्या अभिलेख के बारे में वहां पर बता दिया कि पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था, ठीक है, जो धनदेव था, इसी ने अयोध्या अभिलेख, अयोध्या में एक अभिलेख आज भी है, आज भी अगर आप अयोध्या में जाएंगे तो ये अभिलेख आपको मिल जाएगा और इस अभिलेख पर, इस इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से पतंजलि ने अपने राजा, अपने किंग पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है ना, हाँ जी भैया। अच्छा, मालविकाग्नि मित्रम देख लेते हैं। मालविकाग्नि मित्रम का लेखक कौन था साथियों? मालविकाग्नि मित्रम का जो लेखक था ये था भाई, ये आप जानते हैं कि कालिदास ने लिखा है। ठीक है, कालिदास के द्वारा इसे लिखा गया था, गुप्त काल में लिखा गया है, ये लिखा बाद में गया है, इस बात का ध्यान दें। जो मालविकाग्नि मित्रम है ये शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी के बहुत वर्षों बाद लिखा गया है, शुंग वंश के बहुत सालों बाद लिखा गया है। ठीक है, गुप्त काल में लिखा गया कालिदास के द्वारा, किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया। लेकिन इस मालविकाग्नि मित्रम में जो जानकारी मिलती है, क्या मिलती है जानकारी? इसमें स्पष्ट रूप से जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है, देखिए एक शब्द है इसमें मालविका, अगर आप ध्यान दें तो इसमें एक शब्द है मालविका और दूसरा शब्द है अग्निमित्र। ठीक है ना, अरे देखिएगा, मालविका और अग्निमित्र, मालविका और अग्निमित्र को आपस में मिलाकर बनाया गया मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है ना, अरे मालविकाग्नि मित्रम, तो जो मालविका है और अग्निमित्र है, तो इसमें दोनों नाम है। ठीक है, तो एक नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या? मालविका, और दूसरा नाम क्या लिख दिया जाए यहाँ पर? अग्निमित्र। दूसरा नाम क्या लिख दिया जाए? अग्निमित्र। ठीक है, अग्निमित्र। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ समझनी है कि एक तो भैया अग्निमित्र है, ठीक है, एक अग्निमित्र है, ठीक है, और एक इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था पता है? एक बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, ठीक है, एक बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि मालविकाग्नि मित्रम का नायक कौन था? क्या पूछा गया था पता है? एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था कि मालविकाग्नि मित्रम का नायक कौन? मालविकाग्नि मित्रम का नायक कौन? ठीक है, तो मालविकाग्नि मित्रम जो है, इसमें ये जो मालविका है, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम में जो मालविका है ये कौन है? ये यवन राजकुमारी है। क्या है ये यवन राजकुमारी है, ये यवन राजकुमारी है। ठीक है ना, मतलब ग्रीक प्रिंसेस है। ठीक है, क्या भैया? ये ग्रीक प्रिंसेस है। ठीक है, ग्रीक प्रिंसेस है। ठीक, और अग्निमित्र कौन है? अग्निमित्र तो भाई शासक है, किंग है। ठीक है, किंग है, राजा है। ठीक है, इसी वंश के, किस वंश के? भाई शुंग वंश के राजा है। तो यहाँ ठीक है, एक बात ये कर सकते हैं कि चूंकि काफी हौच-पौच यहाँ पर हो रहा है तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ से हटाकर अलग से अगले पेज पर लिख देते हैं ताकि स्पष्ट रूप से आपको दिखे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम वाला अलग पेज पर लिख देते हैं। क्या ध्यान दीजिए, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, और ये जो मालविकाग्नि मित्रम है, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम जो है, मालविकाग्नि मित्रम जो है किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके बारे में आप देख लीजिए क्या क्या बातें याद करनी है। पहली बात कि गुप्त काल में लिखी गई थी, जाहिर सी बात है कालिदास गुप्त काल के थे तो गुप्त काल में लिखी जाएगी। ठीक है ना, हाँ, इन गुप्ता पीरियड। ठीक है, इन गुप्ता पीरियड जैसे गुप्त काल में लिखा गया। दूसरी बात किस भाषा में है भैया? संस्कृत में। किसमें है? संस्कृत में। ठीक है, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ठीक है, किसमें? संस्कृत भाषा में। ठीक है, तीसरी बात किसने इसको लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ठीक है, कालिदास ने लिखा है। ये किसके बारे में जानकारी देती है? तो भैया एक मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का उल्लेख इसमें है। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा,
अग्निमित्र की प्रेम कथा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा, ठीक है? तो बिल्कुल मालविका और अग्निमित्र, ठीक है ना? अग्निमित्र की प्रेम कथा। कौन है मालविका? तो मालविका भी कह सकते हैं कि इंडो ग्रीक प्रिंसेस, इंडो ग्रीक प्रिंसेस, ठीक है? इंडो ग्रीक प्रिंसेस मींस इंडो ग्रीक राजकुमारी, इंडो ग्रीक राजकुमारी है। कौन है? इंडो ग्रीक राजकुमारी, इंडो ग्रीक राजकुमारी। और अग्निमित्र कौन है भाई? अग्निमित्र जो है ये शुंग शासक है, शुंग शासक, ठीक है? शुंग शासक, ठीक है? शुंग किंग, ठीक है? तो ये अलग से याद कर लेंगे। क्या क्वेश्चन आता है? यही या तो क्वेश्चन पूछेगा कि मालविका अग्निमित्रम का नायक कौन है, तो मालविका अग्निमित्रम का नायक आप बता देंगे कि भाई अग्निमित्र है, ठीक है ना? अग्निमित्र है। और दूसरी बात, ठीक है, कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि किन दो की प्रेम कथाओं का उल्लेख है, तो अग्निमित्र और मालविका, ठीक है ना? आइए वापस इस पे लौटे और इसको कंप्लीट करें। जो गार्गी संहिता है यहाँ पर, ठीक है, गार्गी संहिता जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गार्गी संहिता, दो ही बातें इसमें आपको ध्यान देनी है, ज्यादा नहीं, ठीक है? क्या? एक तो गार्गी संहिता को लिखने वाला कौन था? गार्गी संहिता को लिखा गया किसके द्वारा? कात्यायन के द्वारा, ठीक है? इसको लिखा किसने है? कात्यायन ने लिखा। लेखक कौन थे इसके? कात्यायन, ठीक है? तो कात्यायन ने इसको लिखा है। दूसरी बात, यवन आक्रमण की जानकारी से मिलती है, यवन आक्रमण की जानकारी से मिलती है, यवन आक्रमण की जानकारी यहाँ से प्राप्त, ठीक है ना? मतलब कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफ इंडो ग्रीक अटैक, इंडो ग्रीक अटैक या इन्वेजन, ठीक है? इंडो ग्रीक अटैक या इन्वेजन। भरौत स्तूप के बारे में तो अलग से एक बता देंगे। एक्चुअली में है क्या, जैसे भरौत स्तूप है, स्तूप कई सारे होते हैं, ठीक है ना? आइए, मतलब भरौत स्तूप जो है भाई है तो फाइनली एक स्तूप ही, तो स्तूप के बारे में आप अलग से चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? स्तूप के बारे में हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, वो क्या है भाई? स्तूप के बारे में हम अलग से ये चर्चा कर सकते हैं कि स्तूप क्या होता है। तो स्तूप की अगर बात करते हैं, ठीक है, आइए, ठीक है, जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़ लो और बुक समझ लो अभी। तो स्तूप की बात करें तो इसका संबंध किससे है भैया? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। किससे है? बौद्ध धर्म से इसका संबंध है, बुद्धिज्म से रिलेशन है। किससे? बुद्धिज्म से इसका रिलेशन है, ठीक है? बौद्ध धर्म से संबंधित, मतलब रिलेटेड टू बुद्धिज्म। स्तूप जो वर्ड है ये अपने आप में बौद्ध धर्म से ही संबंधित। स्तूप होता क्या है कि ऐसे समझिए कि बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड, उनके जीवन से संबंधित जो अवशेष है या उनसे संबंधित जो चीजें हैं, उसी के ऊपर बनाया गया एक स्मारक है, ठीक है ना? हाँ, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित होता है स्तूप मेनली। अब जैसे स्तूपों की बात करें तो बहुत सारे, जैसे दम्मे की स्तूप है, ठीक है? दम्मे की स्तूप है, ठीक है? जैसे चौखंडी स्तूप है, ठीक है? चौखंडी स्तूप है, ठीक है? जैसे भरौत स्तूप है, भरौत स्तूप है। जैसे रामवर स्तूप है, रामवर स्तूप है, ठीक है? जैसे सांची स्तूप है, सांची स्तूप, सांची स्तूप है, ठीक है? तो देखिए भैया, तो है क्या, कौन कौन से भैया? एक तो धम्मे की स्तूप, धम्मे की स्तूप, चौखंडी स्तूप, ठीक है? भरौत स्तूप, ठीक है? रामवर स्तूप, सांची स्तूप, ठीक है? सांची स्तूप। इसमें है क्या? धम्मे की स्तूप आपको मिल जाएगा सारनाथ में, सारनाथ मध्य प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। किसने बनवाया था इसे? अशोक ने। इस स्तूप के बारे में हालांकि जानकारी उपलब्ध नहीं है कि किसने बनवाया है, ठीक है? बट जिसके बारे में है वो बताते चलेंगे, सारनाथ, ठीक है? ये भी सारनाथ में है। इसको जरूर नोट कर लेंगे। भरौत स्तूप की बात करें तो इसको किसने बनवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है? पुष्यमित्र शुंग ने इसको बनवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था इसको, ठीक है? और इसकी बात करें तो इसमें भी दो है, एक दीर्घ स्तूप है, ठीक है ना? और एक जो है लघु स्तूप है, ठीक है? तो जो दीर्घ स्तूप है और जो लघु स्तूप है, ठीक है? इसमें से जो दीर्घ स्तूप है इसका निर्माण कराया था किसने? अशोक ने कराया था, ठीक है? किसने? अशोक ने कराया था। और जो लघु स्तूप है इसका निर्माण कराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, किसने भैया? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है? चलिए, तो एज इट इज आपको ध्यान देना है भैया, कोशिश करिए कि चीजें एकदम दिमाग में बैठे, फिट रहे, ठीक है? अब इसको ऐसे समझ लीजिए सिंपली, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि जो स्तूप है, स्तूप के बारे में सबसे पहली बात तो हमने ये कही कि भाई स्तूप जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड होता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो अब स्तूप जो है जैसे धम्मे की स्तूप है तो भैया सारनाथ में स्थित है, अशोक ने बनवाया था, ठीक है ना? यही सारनाथ में चौखंडी स्तूप भी है ना? इसके बारे में ये स्पष्ट नहीं है कि किसने बनवाया था। भरौत स्तूप जो 17 मध्य प्रदेश में, ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, ठीक है ना? हाँ जी। इसी प्रकार से रामवर स्तूप कुशीनगर में स्थित है, यही कुशीनगर में गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में जो है, उसमें जो दीर्घ स्तूप है, बड़ा स्तूप है, वो अशोक ने बनवाया था और छोटा वाला पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, ठीक है ना? और धम्मे की स्तूप जो है ये गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पर जो भाई पहला उपदेश दिया गया था, जो धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था, ये उसका प्रतीक है, ठीक है ना? हाँ, ये उसका प्रतीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं कि ये धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया भैया आपका शुंग डायनेस्टी के बारे में, ठीक है? शुंग डायनेस्टी के बारे में ये हो गया क्या? ये एक बेसिक पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगले सेशन में जब हम मुलाकात करेंगे तो भैया क्या है, जो शुंग डायनेस्टी के रूलर्स हैं, अब ज्यादा बचा भैया, शुंग डायनेस्टी खत्म हो जाती है अगर मुश्किल से 5-7 मिनट भी और होता, 5-7 मिनट भी और होता तो शुंग डायनेस्टी खत्म हो जाती। तो अगले सेशन में मिलेंगे तो शुंग डायनेस्टी खत्म कर लेंगे। इसके बाद कर्म डायनेस्टी जो है क्या भैया, इसके बाद जो कर्म डायनेस्टी है इसको 2
सातवां डायनेस्टी में लगेगा, ठीक है। हाँ जी, और परसों सैटरडे है, तो आप कोशिश करिएगा कि अपने डाउट्स जो है व्हाट्सएप पर भेज दें, अपने डाउट्स जो है